नमस्कार। आज हम भारत के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग में आए एक बहुत बड़े बदलाव पर बात करने वाले हैं। ये है देश की नई और पहले से कहीं ज्यादा बड़ी फास्ट ट्रैक मर्जर व्यवस्था। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर ये फास्ट ट्रैक मर्जर की जरूरत पड़ी ही क्यों। फिर हम 2025 के उन अपडेट्स को जानेंगे जो सच में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। हम इसके कंप्लायंस प्लेबुक को समझेंगे, स्पीड और सेफ्टी के बीच के बैलेंस पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसमें कौन से नए अवसर हैं और क्या चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। तो देखिए, परंपरागत रूप से भारत में कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता था एक बहुत ही लंबी और कह सकते हैं कि एक जटिल कानूनी प्रक्रिया। जरा सोचिए, किसी विलय को पूरा होने में महीनों, कभी-कभी तो साल से भी ज्यादा लग जाता था। इससे ना सिर्फ कंपनियों की लागत बढ़ती थी, बल्कि कई बार तो बिजनेस के अच्छे मौके भी हाथ से निकल जाते थे। और ये स्लाइड मतलब इस फर्क को एकदम साफ-साफ दिखाती है। एक तरफ है एनसीएलटी वाला लंबा रास्ता, जो किसी भूल भुलैया से कम नहीं, जिसमें कई अदालती फाइलिंग्स और सुनवाई होती हैं। और दूसरी तरफ है ये नया फास्ट ट्रैक रूट, एकदम सीधी सपाट सड़क, जिसे स्पीड और एफिशिएंसी के लिए ही बनाया गया है। लेकिन अब आता है असली ट्विस्ट। जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हाल ही में आए कुछ संशोधनों ने, खासकर CAA रूल्स 2025 ने, इस पूरे खेल की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। ये जो नए रूल्स हैं, जो 4 सितंबर 2025 से लागू होंगे, वो बेसिकली फास्ट ट्रैक के दरवाजे बहुत सारी कंपनियों के लिए खोल देते हैं। और ये पूरा का पूरा जो विस्तार है वो 4 मजबूत पिलर्स पर टिका हुआ है। पहला पिलर, और शायद सबसे अहम, वो है असूचीबद्ध कंपनियां। मतलब अब बड़ी संख्या में ऐसी कंपनियां भी इस दायरे में आ गई हैं जो पहले इस आसान प्रक्रिया से बाहर थीं। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यहां पर यही है, ये 200 करोड़ रुपए की नई लिमिट। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। इससे पात्रता का दायरा इतना बढ़ जाता है कि अब कई सारी मीडियम साइज की कंपनियां भी इस फास्ट रूट का फायदा उठा सकती हैं। अच्छा, बाकी के जो 3 पिलर्स हैं, उनका फोकस है ग्रुप के अंदर के रीस्ट्रक्चरिंग को और भी आसान बनाना। मतलब अब चाहे वो ऐसी सब्सिडियरी हो जो 100% होल्डिंग में नहीं है, या एक ही ग्रुप की 2 सिस्टर कंपनियां हो, या फिर कोई क्रॉस बॉर्डर मर्जर हो, सबके लिए रास्ता अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। चलिए अब जरा प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं और देखते हैं कि अनुपालन मतलब कंप्लायंस के लिए क्या-क्या करना होगा। तो देखिए, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के लिए प्रोसेस काफी सीधा साधा है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लो है। सबसे पहले बोर्ड की मंजूरी, फिर नियामकों को नोटिस, सॉल्वेंसी का डिक्लेरेशन, शेयर होल्डर्स क्रेडिटर्स की मीटिंग और फिर रीजनल डायरेक्टर के पास फाइलिंग। और बस आखिर में कंफर्मेशन ऑर्डर। और हाँ, डॉक्यूमेंटेशन ये एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अगर सेक्शन 233 की स्पीड का फायदा उठाना है तो ये सुनिश्चित करना होगा कि सारे कागजात, खासकर रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट और लेटेस्ट फाइनेंशियल्स एकदम तैयार हों। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी कंप्लायंस अपडेट है, वो है ये नया फॉर्म CAA 10A। ये असूचीबद्ध कंपनियों के लिए अब मैंडेटरी है। ये बेसिकली एक ऑडिटर का सर्टिफिकेट है जो कंफर्म करता है कि कंपनी सारी फाइनेंशियल शर्तें पूरी करती है। ये एक तरह से प्रोसेस में एक और सेफ्टी लेयर जोड़ता है। अब देखिए, जब भी कोई प्रोसेस तेज होता है तो एक सवाल हमेशा उठता है, सेफ्टी और निगरानी का क्या? हितधारकों के हितों की रक्षा कैसे होगी? और इसी सवाल का जवाब इन नियमों की बनावट में ही छिपा है। जैसा कि इकोनॉमिक लॉज प्रैक्टिस ने भी कहा है, ये नियम स्पीड तो देते हैं, लेकिन साथ ही साथ मजबूत डिस्क्लोजर और सर्टिफिकेशन के जरिए हितों की रक्षा भी करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये 90% की अप्रूवल लिमिट। जरा सोचिए, शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स दोनों से लगभग पूरी सहमति लेना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेफ्टी चेक है। ये पक्का करता है कि सिर्फ वही मर्जर आगे बढ़ें जिन्हें जबरदस्त समर्थन हासिल हो। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अब रेगुलेटरी जांच का दायरा भी बढ़ गया है। RBI और सेबी जैसे रेगुलेटर्स को अब पहले ही नोटिस भेजना होगा। स्टॉक एक्सचेंज को भी लूप में रखना होगा। ये सब मिलकर एक मल्टी लेयर सेफ्टी नेट बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या इसका मतलब ये है कि रेगुलेटर्स को किसी भी स्कीम को रिजेक्ट करने की खुली छूट मिल गई है? और इस सवाल का जवाब हमें बॉम्बे हाईकोर्ट के एक लैंडमार्क फैसले से मिलता है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि रीजनल डायरेक्टर के पास असीमित शक्तियां नहीं हैं। वो किसी स्कीम को सीधे सीधे रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो उन्हें मामला NCLT के पास ले जाना होगा। मतलब एक जुडिशियल सेफ्टी नेट अभी भी मौजूद है। तो इन सब बदलावों का मतलब क्या है?
कॉर्पोरेट इंडिया के लिए आगे की राह कैसी दिखती है? तो देखिए, तस्वीर काफ़ी बैलेंस्ड है। एक तरफ ग्रुप स्ट्रक्चरिंग और क्रॉस बॉर्डर डील्स के लिए ज़बरदस्त मौके हैं, लागत और समय दोनों बचेंगे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ अनसुलझे सवाल भी हैं, जैसे कि टैक्स के मामले और सेबी के कुछ रेगुलेशंस को लेकर अभी भी थोड़ी अस्पष्टता बनी हुई है। तो रास्ता तो साफ हो गया है, इसमें कोई शक नहीं। फास्ट ट्रैक मर्जर अब पहले से कई ज्यादा शक्तिशाली टूल बन गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये अब भारत में कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए डिफॉल्ट या पहली पसंद वाली रणनीति बन जाएगा? खैर, इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।